Hello students, let's start third part of the chapter work, life and leisure. Cities in the contemporary world. हम जिन cities के बारे में पढ़ रहे हैं, बॉम्बे एंड लंदन. लंदन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब बॉम्बे के बारे में डिस्कशन चल रहा है और बॉम्बे में आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है 4.3 दैट इज़ हाउसिंग एंड नेबरहुड्स. राइट, तो शुरू करते हैं. बॉम्बे लंदन के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉपुलर सिटी था. इट वाज मोर क्राउडेड सिटी इन कंपैरिजन ऑफ लंदन. अगर हम देखें 1840s का डेटा तो लंदन में हर पर्सन अगर एवरेज निकाल के देखें तो 155 स्क्वायर यार्ड्स में रह रहा था. इट मीन्स 155 स्क्वायर यार्ड्स वर यूज्ड बाय एवरेज बाय एवरी पर्सन. Bombay had a mere 9.5 square yards, only 9.5 square yards. कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. 1872 में when London had an average of 8 persons per house, वहीं इसी समय 1872 में ही बॉम्बे को अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे एक घर में 20 लोग रह रहे हैं. So from its earliest days, Bombay did not grow according to any plan, and houses, especially in the fort area, were interspersed with gardens. The Bombay fort area, which formed the heart of the city in the early 1800s, was divided between native town, where most of the Indians lived, and European town. जैसे आपने 8th क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा कि जो मोस्टली जो इंडियन सिटीज़ थी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी, वहाँ पे बेसिकली 2 पार्ट्स होते थे, नेटिव एंड वाइट. तो इसी तरह से बॉम्बे में भी जो हाउसिंग सिस्टम था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था कि नेटिव जो पार्ट था दैट वाज लेस डेवलप्ड एरिया और वाइट जो एरिया था वहाँ पे यूरोपियंस रहते थे तो वो ज़्यादा डेवलप्ड एरिया था. अ यूरोपियन सबर्ब एंड एन इंडस्ट्रियल जोन बिगेन टू डेवलप टू द नॉर्थ ऑफ द फोर्ट सेटलमेंट एरिया विद अ सिमिलर सबर्ब एंड कंटेनमेंट इन द साउथ. दिस रेशियल पैटर्न वॉज ट्रू ऑफ ऑल 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़, चाहे वो बॉम्बे की बात है या मद्रास की बात है या कैलकाटा की बात है. तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं. विद द रैपिड एंड अनप्लैंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटी. अब क्योंकि लंदन के कंपैरिजन में बॉम्बे जो था वो ज़्यादा मतलब अनप्लैंड एक्सपेंशन था उसका. द क्राइसिस ऑफ हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई बिकेम एक्यूट बाय द मिड 1850s. इसका मतलब है 1850s तक आते आते बॉम्बे जो है वो एक पुअर हाउसिंग का हब बन चुका था. एक तरह से हम देखें तो द अराइवल ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स ओनली इंक्रीज द प्रेशर ऑन बॉम्बेज हाउसिंग. क्योंकि जैसे टेक्सटाइल मिल्स आई 1850s के बाद 1854 में पहली कॉटन मिल्स आई थी, उसके बाद में काफ़ी सारी कॉटन मिल्स अगले 30 साल के अंदर आई. तो उस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द वर्कर्स केम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉम्बे. तो वो जो वर्कर्स आए वो अपना घर तो साथ लेके नहीं आए बट दे हैड टू स्टे इन बॉम्बे. तो वहाँ पे उनको घर मिलना मुश्किल था क्योंकि बहुत कम जगह वहाँ पे थी. In spite of that, they used to get the houses, and in this way, Bombay became the crowded city. Like the European elite, the richer Parsi, बहुत सारे लोग थे जिनमें पारसी थे, मुस्लिम और अपर कास्ट ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे lived in sprawling, spacious and बंगलोज. इस तरह के जो स्पेसियस बेंगलोज थे और बड़े बेंगलोज थे उनके अंदर रहते थे. जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटीरियर ऑफ स्प्लेनेड हाउस बिल्ट बाय जे एन टाटा 1887 का. आप देखिएगा कितने महंगे सामान यहाँ पे आपको दिख रहा है. ग्लोरियस चीज़ें दिख रही हैं, विदेशी चीज़ें आपको दिख रही हैं. तो इंटीरियर इसका कितना शानदार है. आज भी ऐसा इंटीरियर जो है आपको बहुत सारे बड़े बड़े बंगलोज में देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन ये देखिए 19th सेंचुरी की बातें हैं. तो आप बता सकते हैं कि बॉम्बे में किस तरह से ये जो सिस्टम था हाउसिंग का कितना डिफ़र करता था फ्रॉम पुअर, मिडिल एंड हायर क्लासेस में. इन कॉन्ट्रास्ट मोर देन 70% ऑफ द वर्किंग पीपल लिव्ड इन द थिकली पॉपुलेटेड चॉल्स. चॉल्स क्या होते थे? बॉम्बे में जो रहने के लिए छोटे छोटे एक मल्टी स्टोरेड घर होते थे उनको चोल्स कहा जाता था. सिंस वर्कर्स वॉक टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, 90% ऑफ मिल वर्कर्स वर हाउस्ड इन गिरेंगांव
मिल विलेज था ये, इसमें ज़्यादातर मजदूर रहते थे। आपको याद रखना है, नॉट मोर देन 15 मिनट्स वॉक फ्रॉम द मिल से, मिल्स के काफ़ी नज़दीक था ये एरिया। वाइड स्पेसेस कैन नॉट बी क्लियर्ड, जो इस तरह की जो जगह थी जिनके अंदर चोल्स और काफ़ी सारा स्लम एरिया भी नज़दीक लगता था, तो उसको साफ़ क्यों नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है, याद रखना है आपको। बॉम्बेज फर्स्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर, पहले तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, आर्थर क्रॉफोर्ड। ये बॉम्बे का पहला म्यूनिसिपल कमिश्नर था। 1865 में उसको अपॉइंट किया गया था। ही ट्राई टू कीप सेवरल डेंजरस ट्रेड्स आउट ऑफ साउथ बॉम्बे, वो इनको बाहर करना चाहता था डेंजरस ट्रेड्स को। ही डिस्क्राइब हाउ बिल्डर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स ब्राइब्ड इंस्पेक्टर्स टू कंटिन्यू विद देयर haphazardous यूज ऑफ स्पेस इवन व्हेन देयर एक्टिविटीज इंक्रीज्ड पोल्यूशन। तो खतरनाक चीज़ें थी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी और दूसरे तरह की जो ट्रेड करते थे, लेकिन वो इंस्पेक्टर्स को रिश्वत या ब्राइब देकर और अपने काम को कंटिन्यू रखते थे, जो कि आज भी आप देख सकते हैं कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ब्राइब चलती है। So in this way, chouls were developed and many families could reside at a time in a tenement. तो tenement ही रहने के लिए जगह होती थी। The census of 1901 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 80% of the total population resides in tenements of one room. एक रूम के अंदर पूरी फैमिली रहती थी। The average number of occupants lies between 4 and 5. High rents forced workers to share homes either with the relatives or caste fellows who were streaming into the city। जो भी शहर में आ गए तो या तो सेम कास्ट के लोगों के साथ रह रहे हैं या अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। और जनरली क्या देखा गया है कि पूरी फैमिली के साथ लोग नहीं आते थे, कोई एक वर्कर या सिर्फ अपने किसी भी एक पर्सन के साथ आ गया तो वो दूसरे लोगों के साथ उनको रहना पड़ता था। सो पीपल हैड टू कीप द विंडोज ऑफ देयर रूम्स क्लोज्ड इवन इन ह्यूमिड वेदर ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ 50 गटर्स, प्रीवीज, बफेलो स्टेबल्स एट्सेट्रा। इनकी वजह से उनको विंडोज बंद रखने पड़ते थे। Yet though water was scarce, और पानी भी कम था, people often quarreled every morning for a turn at the tap. Observers found that houses were kept quite clean. So in this way we can say that Bombay had poor housing quality in most of the areas. The homes being small, streets and neighborhoods were used for a variety of activities such as cooking, washing and sleeping. Liquor shops and akharas came up in any empty spot. Streets were also used for different types of leisure activities. गलियों में ही लोग खेला करते थे। पार्वती बाई भोर ने अपना बचपन याद किया और वो लिखते हैं कि 20th सेंचुरी की बात है। शी इज़ राइटिंग, पार्वती बाई भोर, देयर वाज एन ओपन स्पेस इन द मिडल ऑफ आवर 4 चोल्स। ये 4 चोल्स अलग अलग थी। चोल्स जैसे मैंने आपको बताया टीनमेंट्स टाइप होते थे, मल्टी स्टोरेड, जिनके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे घर या रूम्स होते थे। सो देयर द मैजिशियंस, मंकी प्लेयर्स एंड एक्रोबैट्स, ये सब आते थे खेल दिखाने के लिए। नंदी बुल भी आता था। इस तरह से शी इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट चाइल्डहुड और किस तरह से वो एंटरटेनमेंट करते थे। तो हायर क्लासेस में तो आपने देखा कि लंदन में भी कि ओपेराज, म्यूज़िक और थिएटर एट्सेट्रा, ये 300-400 फैमिलीज़ के लिए एंटरटेनमेंट के लिए इकट्ठे ही आते थे। यहाँ भी ऐसा ही कुछ था। कास्ट एंड फैमिली ग्रुप्स इन द मिल नेबरहुड्स वर हेडेड बाय समवन हु वाज सिमिलर टू अ विलेज हेडमैन। जैसे विलेज हेडमैन की तरह ही उनका जो कोई पर्सन होता था जो उनको हेड करता था, मतलब ही वाज द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। समटाइम्स द जोबर, जोबर कौन होता था, हमने ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ा, जोबर द पर्सन हु यूज्ड टू गेट द वर्कर्स फॉर इंडस्ट्रीज, राइट। एंड इन द मिल्स कुड बी द लोकल नेबरहुड लीडर। He settled disputes, organized food supplies and arranged no informal credit. He also brought important information on political developments. इसी के साथ में डिप्रेस्ड क्लासेस भी होती थी जिनको घर मिलना बड़ा मुश्किल था, जो लोअर कास्टिस पर्सन्स होते थे। और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इफ टाउन प्लानिंग इन लंदन इमर्ज्ड फ्रॉम फियर्स ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, कि समाज में क्राइम बढ़ रहा है, सोशल रिवोल्यूशन का डर है। प्लानिंग इन बॉम्बे केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ फियर्स अबाउट द प्लेग एपिडेमिक। तो लंदन में क्या सोशल रिवोल्यूशन की वजह से चेंजेस दिखा, और यहाँ पे प्लेग फैलने के डर से बॉम्बे में चेंज दिखा। क्या चेंज दिखा, सबसे पहले आप नोट करें, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये 1898 में बना, आपको याद रखना है। इट फोकस्ड ऑन क्लियरिंग पुअरर होम्स आउट ऑफ द सिटी सेंटर। शहर से जो गरीब और
जो बेकार दिखने वाले घर हैं उनको हटाना, उनको साफ़ करना। और 1898 में ये जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना था, इसका मेन काम ये था। बाई 1918 ट्रस्ट स्कीम्स हैड डिप्राइव्ड 64,000 पीपल ऑफ देयर होम्स। अब उनके घरों से उनको निकाल दिया गया था, लेकिन जो रीहाउस्ड जिनको किया गया वो सिर्फ 14,000 पीपल थे। तो बाकी कहाँ गए? बाकी जिनको जहाँ जगह मिली वहाँ चले गए और स्लम एरियाज डेवलप हो गए। सो इन 1918 रेंट एक्ट वॉज पास टू कीप रेंट्स रीजनेबल, एक कि भाई इससे ज़्यादा कोई भी रेंट नहीं लेगा। लेकिन बट इट हैड द अपोजिट इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सेवरल सिवर हाउसिंग क्राइसिस, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने हाउसेज अपने किराए के लिए बंद कर दिए या उन्होंने मार्केट में इन हाउसेज को नहीं निकाला। सो इन दिस वे द प्रॉब्लम ऑल्सो वॉज इमर्ज्ड ड्यू टू रेंट एक्ट्स। अखाराज क्या होते हैं? रेसलिंग के लिए जगह, स्कूल्स जनरली लोकेटेड इन एवरी नेबरहुड। और डिप्रेस क्लासेस जैसे हमने बात की, दलित्स के लिए ये वर्ड यूज होता है। रिक्लेमेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिक्लेम करना, मतलब रिक्लेमिंग ऑफ मार्शी और सबमर्ज्ड एरियाज और अदर वेस्टलैंड फॉर सेटलमेंट, कल्टीवेशन और अदर यूज़। किसी भी जगह को अगर हम यूज़ करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, रिक्लेम करते हैं, दैट इज़ रिक्लेमेशन। आगे चलते हैं। दिस इज़ द लैंड रिक्लेमेशन इन बॉम्बे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले याद रखना है कि द अर्लीस्ट प्रोजेक्ट बिगेन इन 1784, जब विलियम हॉर्नबाय, ये बॉम्बे के गवर्नर थे, अप्रूव्ड द बिल्डिंग ऑफ द ग्रेट सी वॉल विच प्रिवेंटेड द फ्लडिंग ऑफ द लो लाइंग एरियाज ऑफ बॉम्बे। तो इस तरह का वहाँ पे बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट हुआ। Since then, there have been several reclamation projects. The need for additional commercial space in the mid-19th century led to the formulation of several plans, both by government and private companies, for the reclamation of more land from the sea. इसी तरह से प्राइवेट कंपनी जो थी उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया इसमें, फाइनेंशियल रिस्क भी लिया। इन 1864, यहाँ पे आप इसको भी याद रखेंगे, 1864 में बैक बे रिक्लेमेशन कंपनी जो थी उसने राइट जो है रिक्लेमेशन का जो राइट है वो सिक्योर कर लिया। कहाँ से कहाँ तक का? वेस्टर्न फोरशोर पे, टिप ऑफ मालाबार हिल से लेकर और कोलाबा के लास्ट तक ये पूरा उसके अंडर में आ गया। उस कंपनी ने इसको टेंडर कर लिया। और रिक्लेमेशन ऑफन मीन द लेवलिंग ऑफ द हिल्स अराउंड बॉम्बे। तो बॉम्बे के आसपास की जो पहाड़ियाँ थी उनको लेवल करना और उस जगह को यूजेबल बनाना। सो बाय द 1870s, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज क्लोज डाउन ड्यू टू माउंटिंग कॉस्ट, द सिटी हैड एक्सपेंडेड टू अबाउट 22 स्क्वायर माइल्स। इतना उसका एक्सपेंशन हो गया। एज द पॉपुलेशन कंटिन्यूड टू इंक्रीज रैपिडली इन द अर्ली 20th century, every bit of the available area was built over and new areas were reclaimed from the sea. तो इसमें हमें ये देखने को मिला कि बॉम्बे का एक्सपेंशन किस तरह से हो रहा था और रिक्लेमेशन का कितना इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था। कोलाबा कॉजवे लेट 19th century का है। कितना यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं इसमें, और ये सिर्फ रिक्लेमेशन का ही इम्पैक्ट था कि इतनी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे बन चुकी थी इस एरिया में। एंड दिस इज़ मेराइन ड्राइव, समुद्र के बिल्कुल किनारे पे कितनी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। फेमिलियर लैंडमार्क ऑफ बॉम्बे, इट वॉज बिल्ट ऑन लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी इन द 20th century। तो सी से भी लैंड को रिक्लेम किया गया। अब चलते हैं बॉम्बे एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स, द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड कल्चर। आपको पता है सिनेमा के लिए बॉम्बे फेमस है। दिस इज़ द फिल्म कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ ड्रीम्स। लोग हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए, सिंगर बनने के लिए, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बनने के लिए लोग बॉम्बे जाते हैं, राइट, मुंबई में जाते हैं। तो ये सिटी ऑफ ड्रीम्स है जहाँ पे लोग ड्रीम्स लेके जाते हैं। क्लियर? इट इज़ ऑल्सो नोन एज मायापुरी, क्योंकि ये इकोनॉमिक कैपिटल भी है इंडिया की, मायापुरी सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो यहाँ पे अगर फिल्मों की बात करें तो इंडिया की जो सबसे पहली फिल्म है वो 1913 में बनी थी, लेकिन उसमें साउंड नहीं था। राजा हरिश्चंद्र, उसमें साउंड नहीं था। तो साउंड वाली जो मूवी है वो 1933 में बनी थी, जिसका नाम था आलम आरा, राइट। आपको याद रखना है दोनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं। और बॉम्बे के बारे में देखिए, फिल्मों में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी कि बॉम्बे कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे CID 1956 में ये रिलीज़ हुई थी मूवी। इस फिल्म में एक सॉन्ग था जो हीरो का जो एक साथी होता है वो सॉन्ग गाता है, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। तो ये जो लाइन है आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से बॉम्बे का जो इसमें ग्लोरिफिकेशन है, इम्पोर्टेंस है, ये दिखाया गया। आफ्टर दैट वन मोर मूवी गेस्ट हाउस 1959, इट वॉज रिलीज इन 1959।
जिसका जूता उसी का सर, दिल है छोटे बड़ा शहर, अरे वाह तेरी बम्बई. So Bombay you city, what a place, here one gets beaten with one's own shoes. The city is big but people's hearts are small. So in this way both of the aspects of Bombay. When did the Bombay film industry make its first appearance? ये मैं आपको बता चुका हूँ. हरिश्चंद्र सखाराम भाटवाड़ेकर शॉट अ सीन ऑफ रेसलिंग मैच इन बॉम्बेज हैंगिंग गार्डन. से सबसे पहली छोटी सी फिल्म थी, लेकिन इंडिया की जो फर्स्ट मूवी इसको बोला जाता है 1896 में, लेकिन ये छोटा सा सीन था, राइट. जो पहली मूवी थी वो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, जिनके नाम पे एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा अवार्ड है ये दादा साहब फाल्के अवार्ड. राजा हरिश्चंद्र जो है 1913 में, मैं आपको बता चुका हूँ. 1925 तक आते आते ये फिल्म कैपिटल बन चुकी थी, राइट. और अगर आप इसमें मनी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 50 इंडियन फिल्म्स इन 1947 वॉज 756 मिलियन, ये इसका इतना एक्सपेंडिचर था. और 1987 तक आते आते इसमें 5,20,000 पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयड हो गए, राइट. इसके बाद इसी तरह से मोस्ट ऑफ द पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री वर देमसेल्व्स माइग्रेंट्स हु केम फ्रॉम सिटीज़ लाइक लाहौर, कैलकाटा, मद्रास. कितने सारे हीरोज़, कितने सारे हीरोइंस और दूर दूर से आए, कितने नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, नॉर्थ वेस्ट से, ईस्ट से, कितने सारे लोग आए जो फिल्म इंडस्ट्री में बॉम्बे में आए, और जिन्होंने माइग्रेंट, दोज पीपल हु प्लेड एज द माइग्रेंट्स, राइट, एंड दे केम इन बॉम्बे to do something to fulfill their dreams. So many famous writers like Ismat Chughtai and Saadat Hasan Manto were associated with Hindi cinema. So Bombay films have contributed in a big way to produce an image of the city as a blend of dream and reality of slums and star bungalows. कितनी मूवीज़ आपने देखी होंगी जिनके अंदर स्लम एरियाज़ की लाइफ दिखाई जाती है, कितने बड़े बंगलोज की लाइफ दिखाई जाती है. द मैनी साइड्स ऑफ बॉम्बे, कितने सारे एस्पेक्ट्स यहाँ दिख रहे हैं. माई फादर केम डाउन द शहदरीज, क्विल्ट ओवर हिज शोल्डर, ही स्टूड एट योर डोर स्टेप विद नथिंग बट हिज लेबर. ये लिखा है मेजे विद्यापीठ नारायण सर्वे, आप याद रखेंगे 1975 में ये इनका एक तरह से ये कह सकते हैं कि कलेक्शन जो है ये रिलीज हुआ था, और उसी से एक पोइम ली गई है. आफ्टर दैट ली कॉन यूज, ये सिंगापुर है. दिस पिक्चर इमेज यू कैन सी सिंगापुर मेराइन विच इज़ बिल्ट ऑन लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी. सिंगापुर, ये रिक्लेमेशन के बाद ही ये शहर डेवलप हुआ अच्छे से. ली कॉन यू, इसने डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. रिच वेल प्लान्ड सिटी, मॉडल फॉर सिटी प्लानिंग वर्ल्ड वाइड. यर द सिटीज राइज टू दिस स्टेटस इज क्वाइट रिसेंट. Until 1965, Singapore, though an important port, shared all the problems of other Asian cities. Planning was known in Singapore since 1822, but benefited only the small community of white people. सिंगापुर में क्योंकि white people का ही यहाँ पे उसमें जो है एक तरह से कंट्रोल था. who ruled Singapore, जो ब्रिटिश पीपल थे या जो वेस्टर्न पीपल थे वो रूल करते थे यहाँ पे. For the majority of its inhabitants देर वॉज ओवर क्राउडिंग, लैक ऑफ सैनिटेशन, पुअर हाउसिंग एंड पॉवर्टी. जैसे इंडिया में भी, जैसे हमने बताया कि बड़ी सिटीज़ होती थी, प्रेसिडेंसी सिटीज़, दे वर डिवाइडेड, दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कि एक पार्ट वाइट पीपल के लिए और एक ब्लैक पीपल के लिए. सो ऑल दिस चेंज आफ्टर सिटी बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1965. और इसके बाद जो लीडरशिप थी, ली कॉन यू की लीडरशिप में प्रेसिडेंट थे वो, और उनकी पार्टी का नाम था पीपल्स एक्शन पार्टी. तो उन्होंने इस सिटी को काफ़ी ज़्यादा प्लान करके और डेवलप किया. ये इसके अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख सकते हैं. 1986 का एक और डेटा है, नेशनल डे रैली स्पीच, ली कॉन यू ने क्या कहा इस सिटी के बारे में, ये इसमें आप पढ़ के देख सकते हैं. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, सिटीज़ एंड द चैलेंज ऑफ द एनवायरनमेंट. जैसे हमने डिस्कस किया कि सिटीज़ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स के बाद में भी बारे में भी हमने बात की. तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ पोल्यूशन, चैलेंज ऑफ इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट के लिए चैलेंज क्या है? पोल्यूशन. इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मोक रिलीज होता है, व्हीकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, मोस्ट पॉपुलस एरियाज़ होते हैं. तो वहाँ पे जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं. सो इन दिस वे इन द सिटीज़ वी फेस द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड द बिग कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन. तो ये सब हमें देखने को मिलता है यहाँ पे.
और अगर हम 1840s का यहाँ पे यूरोप का एग्जांपल लें तो फ्यू टाउन सच एज डर्बी, लीड्स, मैनचेस्टर इंग्लैंड का हैड लॉज टू कंट्रोल स्मोक इन द सिटी, राइट। कि जिस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं या पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए कुछ कानून वहाँ पे बनाए गए थे, बट स्मोक वॉज नॉट ईजी टू मॉनिटर टू मेजर एंड ओनर्स got away with small adjustments to their machinery that did nothing to stop the smoke. Moreover, the Smoke Abatement Act 1847 and 1853, as they were called, did not always work to clear the air. तो इस तरह से बता सकते हैं इसमें कि लॉज का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा कि सिटीज़ को क्लीन किया जा सके, स्मोक जो है रिलीज होने से रोकी जा सके। कैलकाटा में भी ये चीज़ देखने को मिली और इट वॉज टू had a long history of air pollution. Its inhabitants inhaled grey smoke, particularly in the winter, since the city was built on marshy land. क्योंकि सुंदरबन डेल्टा है वो मार्शी एरिया है पूरा और वहीं आसपास में कैलकाटा है, तो द रिजल्टिंग फॉग combined with smoke generate thick black smoke. High levels of pollution were consequence of huge population that depend on dung, wood as fuel in their डेली लाइफ, बट द मेन पोल्यूटर्स वर द इंडस्ट्रीज। सो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम कैलकाटा में थी वो इंडस्ट्रीज़ की थी, क्योंकि आपको पता है कितनी सारी वहाँ पे जूट मिल्स जो है कैलकाटा में लग चुकी थी और साथ में आयरन से रिलेटेड भी वेस्ट बंगाल के आसपास में, वेस्ट कैलकाटा के आसपास में इंडस्ट्रीज लग चुकी थी। तो इस तरह से एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जो व्हीकल्स, इंजन चलना, कोल जो बर्न होता था उससे पोल्यूशन होना, ये सब था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कैलकाटा इंडिया की पहली सिटी थी जहाँ पे स्मोक नॉइसेंस के लिए कानून बनाया गया 1863 में। सो कैलकाटा बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट स्मोक नॉइसेंस लेजिस्लेशन। 1920 की राइस मिल्स की बात करें, टोलीगंज के अंदर बिगेन टू बर्न राइस हस्क इंस्टीट्यूट ऑफ कॉल, लीडिंग रेजिडेंट्स टू कंप्लेन दैट द एयर इज फिल्ड अप विद ब्लैक सूट विद विच फॉल्स लाइक ड्रिजलिंग रेन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू लिव। द इंस्पेक्टर्स ऑफ बंगाल स्मोक नॉइसेंस कमीशन फाइनली मैनेज टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल स्मोक, कंट्रोलिंग डोमेस्टिक स्मोक हाउएवर वाज फार मोर डिफ़िकल्ट। ये बड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन लेजिस्लेशन से कंट्रोल करने की कोशिश कैलकाटा में की गई। कंक्लूजन ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकला। जब हम दुर्गाचरण रे के नोवेल के बारे में पढ़ रहे थे तभी हमें पता लग गया था कैलकाटा में कि किस तरह से सिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, सुंदर दिखने वाली चीज़ें क्या है और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। तो फाइनली हम डिस्कस कर चुके हैं कि 19th सेंचुरी में जो एक तरह से दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़ इन यूरोप एज वेल एज इन एशिया। इट वाज वेरी डिफरेंट इन बोथ ऑफ द प्लेसेस। द सिटीज़ वर डेवलप्ड इन डिफरेंट मैनर्स, राइट। लेकिन फिर भी हम फाइनली कह सकते हैं कि सिटीज़ का डेवलपमेंट जो है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी अबाउट बॉम्बे एंड लंदन, सिंगापुर, पेरिस, क्लियर, एंड कैलकाटा। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। रिवीजन के लिए इस वीडियो को देखें और अच्छे से रिवाइज करें, और जो भी डाउट आपका होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।